Assalamu alaikum, PTV Sports के flagship football show kick off में खुशामदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you all the time and discussing football as always. And this weekend was very very special क्योंकि हम कह सकते हैं कि pretty much अब जो है English Premier League जो है अपने logical conclusion पे पहुंच चुकी है. Champions जो हैं वो बन चुके हैं. Liverpool for the This is their 20th top flight English title. Now they have tied with Manchester United. And the reason why I said that this season is pretty much done is because now we have a champion team. Arsenal will pretty much finish in second place for third consecutive season. और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं relegation teams की तो तीनों टीमें जो relegate होनी थी वो हो चुकी हैं despite the fact that अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं और ये प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि मई से पहले तीनों टीमें जो रेलीगेट होनी थी वो रेलीगेट हो चुकी हैं. प्रीटी मच दैट इज़ साउथहैम्पटन, लेस्टर एंड इप्सविच. जितनी तारीफ की जाए लिवरपूल की उतनी कम है. इट्स बिन अप्रॉक्सीमेटली 343 डेज जब से जो साबिक मैनेजर थे लिवरपूल के जर्गन क्लॉप ही लेफ्ट दिस क्लब. एवरीवन थॉट के जो नए मैनेजर आएंगे ही विल टेक एटलीस्ट सम टाइम टू गेट हिज फुट इन द डोर टू इस्टेब्लिश दिस टीम अगैन. और जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके बावजूद हर चीज़ के बावजूद ऑलरेडी दिस टीम इज़ ऑन 82 पॉइंट्स एंड 4 मैचेस पहले ही उन्होंने जो है टाइटल जो है अपने नाम कर लिया है. तो आज हम प्रीटी मच लिवरपूल के जो टाइटल है और उनका सीज़न किस तरह से रहा वो हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ अगेन जो 3 से लेकर नंबर 7 की पोजीशंस हैं उस पर फाइट चल रही है प्रीमियर लीग के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे. ओवर इन स्पेन थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम रियल मैड्रिड हैव लॉस्ट द एल क्लासिको. इस वीकेंड पे जो मैच था बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना दैट वाज द फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे. बार्सा ने टाइटल अपने नाम किया और 3 दफ़ा कंसेक्यूटिव एल क्लासिको जीतने वाले मैनेजर बन गए हैं हैंसी फ्लिक इन हिज फर्स्ट ईयर विद अ स्पेनिश क्लब. तो ये भी इन इटसेल्फ एक और रिकॉर्ड है. एंड pretty much कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड का सीज़न फ्रॉम बैड टू वर्स, लेकिन हल्की सी ग्लिमर ऑफ होप है उनको कि शायद वो कुछ सैल्वेज कर सकें इन द ला लीगा क्योंकि वहाँ पे 4 पॉइंट का फ़र्क है बिटवीन देम एंड बार्सिलोना. एंड सिंस वी टॉकिंग अबाउट स्पेनिश फुटबॉल तो ये बात करना ज़रूरी है कि कार्लो एंचेलोटी और हिज स्टे एट रियल मैड्रिड प्रीटी मच अब चीज़ सामने आ रही है. फ्लोरेंटिनो पेरेज की भी बातें सामने आ चुकी हैं कि उनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं कार्लो एंचेलोटी के साथ एंड वो प्रीटी मच इस सीज़न के बाद इस क्लब का हिस्सा नहीं रहेंगे. इनफैक्ट जो समर में क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है उसका भी वो हिस्सा नहीं होंगे एंड लग रहा है ही इज़ ऑन हिज वे to Brazil. So we'll discuss that. Over in Italy, the race is getting hotter by the day. In fact, twists and turns. काफ़ी दफ़ा देखा हमने कि इंटर मिलान was dominating, लेकिन इस वीकेंड पे इंटर मिलान हारता है रोमा से. नेपोली जो है अपना मैच जीता है और नेपोली में स्कॉट मैकडोमिनी जो पिछले सीज़न तक खेल रहे थे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो जो हैं गोल्स कर रहे हैं नेपोली के लिए और उनको जितवा रहे हैं. पिछले 6 में से 5 मैचेस में वो गोल स्कोर कर चुके हैं. तो तमाम प्लेयर्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जाते हैं वो अगले क्लब्स में जाकर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं. ये क्या माजरा है इस पर भी हम बात करेंगे. एंड ओवर इन जर्मनी लग रहा है इट्स प्रीटी मच डन ओवर देयर एज वेल. एंड बायर्न म्यूनिख शुड बी विनिंग द चैंपियनशिप वेरी वेरी सून. एंड हैरी केन फाइनली एक बड़ी ट्रॉफी जो है अपने नाम करेंगे. एंड ओवर इन स्कॉटलैंड माई फेवरेट लीग Celtic have won the cup for the 55th time in their history. So congratulations to them. Lots to talk about today's program. Let's get the show on the road with our usual suspect. On my right, Abdul Latif Dada Boy. Sir, good to have you on the show. I'm sorry शो से पहले आप बड़ा ज़ेनेट सेंट पीटर्सबर्ग को मिस कर रहे थे आप, लेकिन चले हम नॉर्मल बातों पे आ जाते हैं. Yes, thank you for having me, Altamish. आपने बिल्कुल सही कहा. प्रीमियर लीग की टाइटल रेस तो खैर हमें पता ही था कि अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, वो फॉर्मेलिटी भी खत्म हो गई. आई थिंक आपने जान में प्रेडिक्ट किया था कि ये जो टॉटनहम वाला फिक्सचर होगा ये खत्म खैराबाद हो गया. जी अल्तमिश, वो कुछ कैलकुलेशन इसी हिसाब से बैठ रही थी कि मैं श्योर था कि 28 अप्रैल को अगेंस्ट टॉटनहम लिवरपूल क्लोज कर लेगा टाइटल और ऐसा ही हुआ. बट जो रेस फॉर द टॉप 5 है अगेन दैट इज इन अ वेरी एक्साइटिंग स्टेज राइट नाउ. और उसकी अपडेट ये है कि चेल्सी का जो मैच था अगेंस्ट एवर्टन उन्होंने ग्राइंड आउट की एक विक्ट्री 1-0 और जैक्सन ने दिसंबर के बाद फाइनली जाके लीग के अंदर एक गोल स्कोर किया है. तो उसके अलावा मतलब रोमियो लाविया की जो रिटर्न थी वो बहुत सिग्निफिकेंट है चेल्सी के स्टाइल ऑफ प्ले के लिए, क्योंकि वो जो पासिंग रेंज है उनकी डीप पासिंग रेंज है, वहाँ से एज अ CDM वो निकालते हैं. तो और वो कैसेडो को भी ऑब्वियसली हेल्प हो जाती है क्योंकि एक दूसरा बंदा भी थोड़ा डिफेंसिव ड्यूटी कर रहा होता है. तो मिडफील्ड में बैलेंस आ गया है. तो मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट टफर फिक्चर जस्ट नेक्स्ट वीक लिवरपूल है, उसके बाद न्यूकासल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट. इट इज इन चेल्सीज हैंड्स इफ दे विन द रेस्ट ऑफ द गेम्स और स्पेशली अगेंस्ट लिवरपूल नेक्स्ट वीक. मैं समझता हूँ ईजी गेम होगा बिकॉज एक हैंगओवर डेफिनेट होगा
लिवरपूल का 35 इयर्स के बाद सेलिब्रेशन हुई है। टाइटल तो 2020 के अंदर भी आया था, लेकिन उस तरीके से खुल के अपने फैंस के साथ वो सेलिब्रेट कर नहीं पाए थे। आज उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि 26 मई को जो है वो परेड होने वाली है आखिरी मैच के बाद। बिल्कुल 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 26 मई की परेड। आई एम श्योर, आई वोंट बी सरप्राइज हमारे जो साथी यहाँ पे यूजुअली जो होते हैं उस्मान वहाँ पे पहुंचे हुए हो 26 मई को उस परेड के लिए। बट एक और सेरिया से अल्टीमेट न्यूज़ आई है कि लेचे के जो फिजियो थे उनका इंतकाल हुआ जुम्मे वाले दिन, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सेरिया को कि भाई हमारा जो इस वीकेंड का फिक्चर उसको पोस्टपोन किया जाए, लेकिन वो सिर्फ एक सेरेमोनियसली 3 दिन पोस्टपोन किया। उनकी जो अभी भी तस्लीम नहीं हुई है, तो लेचे के जो प्लेयर्स थे काफ़ी अपसेट थे बिकॉज ऑब्वियसली दे वर वेरी क्लोज विद दैट फिजियो, ही वाज 47 इयर्स ऑफ एज। तो वहाँ पे एक सैड सिचुएशन थी कि उन्होंने जब पिच पे अपना मैच खेला तो दे वर वेयरिंग जस्ट एन ऑल वाइट किट विद नो लोगोज विद नथिंग। उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रोटेस्ट किट है कि बिकॉज क्योंकि सेरिया ने उनकी बात नहीं मानी थी। अदर देन दैट इंटर मिलान लॉस्ट टू रोमा, which again has opened the Serie A race, और Napoli top पर आ चुका है। जी, अब एडवांटेज Napoli हो गया with the 3-point lead, लेकिन obviously the Inter Milan का फोकस अभी मिड वीक में होगा against Barcelona, the Champions League semi-finals, so much looking forward to that। अच्छा, आप चैंपियंस लीग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो AFC की चैंपियंस लीग है वहाँ पर रोनाल्डो की टीम जीत गई, उन्होंने योकोहामा राइजिंग स्टार्स को शिकस्त दी जी। एंड अल हिलाल ने अपना मैच भी जीता है। तो सऊदी टीम्स इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही हैं AFC में। 7-0 हराया है अल हिलाल ने, तो वो तो सुपर हॉट फॉर्म के अंदर चल रहे हैं। और रोनाल्डो ने इनफैक्ट गोल भी स्कोर किया उस सेमीफाइनल में, वो पोस्ट से लग के रिबाउंड होकर आई थी, उन्होंने वॉली हिट की और फिर उन्होंने उसी तरह से सेलिब्रेट किया जैसे उन्होंने रियल मैड्रिड में सेलिब्रेट किया था, जहां वो जाके टेरेसेस में, नॉट टेरेसेस, वो उधर जाके बैठ गए उस जगह पे, क्राउड पीछे था उनका, और ये बड़ा एक ट्रेडमार्क किस्म की सेलिब्रेशन है रोनाल्डो की, विच ही रिक्रिएटेड फ्रॉम हिज रियल मैड्रिड डेज। सारी बातें तो हो गई, आपने सेल्टिक की बात नहीं की। 55th टाइटल फॉर देम। मैं अल्टीमेट ऑनेस्टली स्कॉटिश प्रीमियर लीग की तरह फॉलो नहीं करता, वो आपका डोमेन है, आप शौकीन है सेल्टिक को फॉलो करने में, और स्कॉटिश प्रीमियर लीग की मैं चाहता हूँ आप ही बताते हैं। चलें, शो के एंड पे जरूर उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वाज ऑफ कोर्स लिवरपूल विनिंग द प्रीमियर लीग वंस अगेन आफ्टर 2020। दिस इज द 20th टॉप फ्लाइट इंग्लिश टाइटल। वो मोमेंट पहले हम देखेंगे जब वो कंफर्म हो गए, ये व्हेन दे बीट टॉटनहम हॉटस्पर, कल जो मैच उनका ख़त्म हुआ उस वक्त जब कंफर्मेशन आ गई कि दे वन, जिस तरह से टीम ने और फैंस ने मिलकर सेलिब्रेट किया, ज़रा उसमें नज़र डालते हैं। Everything is gonna be all right, Three Little Birds, ये गाना है बॉब मार्ली का, जो लिवरपूल के फैंस गा रहे थे अपने फेवरेट प्लेयर्स के साथ, जिन्होंने प्रीमियरशिप जो है एक बार फिर अपने नाम की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 2020 में भी लिवरपूल ने ये प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन 35 साल बाद है कि ये टीम जो है अपने फैंस के सामने सेलिब्रेट कर पाई और अपने फैंस के सामने जो है टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। द लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज ऑल द वे बैक इन 1990। उस वक्त जो इनके लेजेंड है सर केनी डगलिश, वो इस टीम को लीड कर रहे थे। दे बीट QPR एंड दे वन द प्रीमियरशिप। इनफैक्ट उस वक्त जो इंग्लिश टॉप फ्लाइट की चैंपियनशिप थी, उसके बाद जो है प्रीमियर लीग का इनेकाद हुआ। एंड प्रीमियर लीग के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा जो है इस एरा में ये लोग ने ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की है, लेकिन अब 20 ट्रॉफीज़ पे आ गए हैं, इक्वल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और काफ़ी जो एक राइवलरी दोनों क्लब्स के दरमियान है। बैक इन द डे सर एलेक्स फर्गसन ने कहा था कि आई एम हियर टू थ्रो लिवरपूल ऑफ द पर्च, एंड कल वो कोट भी काफ़ी सामने आ रहा था कि अब लिवरपूल ने जो इनको टाई कर लिया है, और जिस तरह से ये टाइट चल रही है लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ये अपने नाम करने वाले हैं। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप इस सीज़न को, गिवन द कॉन्टेक्स्ट के पिछले सीज़न ही उनका नया मैनेजर आते हैं, बिग शूज़ टू फिल, जर्गन क्लॉप, बट लगा ही नहीं कि कुछ वहाँ चेंज हुआ है। इनफैक्ट आने के साथ ही जिस एक के बाद एक वो रिकॉर्ड अपने नाम करते गए, विक्ट्रीज आफ्टर विक्ट्रीज, क्लीन शीट्स आफ्टर क्लीन शीट्स, एंड विद हार्डली एनी साइनिंग्स। विद हार्डली एनी साइनिंग्स अल्टीमेट सिंपल सी बात ये थी कि द स्क्वाड की जो पूरी क्रक्स था, जो स्पाइन थी, उसको उन्होंने रिटेन किया, कोई छेड़छाड़ नहीं की। कहने को सिर्फ एक किएसा जो विंगर थे इटली से, वो आए लिवरपूल की टीम का हिस्सा बने, लेकिन उनको हार्डली मौका मिला इस टीम के अंदर, उनकी हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन थी। अदर देन दैट अल्टीमेट जो मेजर चेंज जो मैं समझता हूँ जो आया जर्गन क्लॉप के स्टाइल ऑफ प्ले में और आर्नी स्लॉट की जो इंटेंसिटी थी, वो थोड़ा जो गंग-हो स्टाइल जो था जर्गन क्लॉप का, रॉक एंड रोल स्टाइल, उसको थोड़ा उन्होंने टेम डाउन किया, थोड़ा मेलो किया। देखिए 4-3-3 से जब ये थोड़ा सा 4-2-3-1 पे आ गए, वो एब्सोल्युटली जो ये सटल ट्वीक था अल्तमश के 4-2-3-1 किया, इंटेंसिटी थोड़ी कम की, थोड़ा मतलब डिफेंस पे भी ध्यान दिया कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अटैक ही करना है, आपने अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज भी निभानी है। तो उसके अंदर जो 2 सेंटर मिडफील्ड थे, और इनफैक्ट जो ग्रेवेनबर्च का जो रोल था इस टीम के अंदर, फंडामेंटल रोल था, उनको एक नया, मैं कहता हूँ नया एक जीवन दिया
उसको ग्रेवेनबर्च को एक नई लीस ऑफ लाइफ दी अल्तमश, मेरे कहने का मतलब, बिकॉज अंडर जर्गन क्लॉप ही वाज अ बिग पार्ट फिगर, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया. व्हाट रॉड्री इज टू पेप गार्डियोला व्हाट ग्रेवेनबर्च हैज बिकम टू आर्नी स्लॉट, बिकॉज ग्रेवेनबर्च का भी देखिए कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट है नहीं टीम के अंदर, और इस सीजन जिस तरीके से उनको हैंडल किया है कि मतलब अल्लाह का शुक्र है, ये भी गुड लक हुई लिवरपूल की कि इंजरीज नहीं हुई ग्रेवेनबर्च को, बिकॉज वो स्ट्रगल करते. एंडो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ग्रेवेनबर्च, बिकॉज नॉट जस्ट हिज सीडीएम प्ले, जो उनकी पासिंग रेंज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब जो अटैक और डिफेंस को जो लिंक करता है ना उनका प्ले, वो एक फंडामेंटल रोल था. प्लस मोहम्मद साला का जो ये सीजन था अल्तमश, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि इतना एक्सेप्शनल 46 गोल्स एंड असिस्ट उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. एंड मोहम्मद सलाह 27 गोल्स के साथ उन्होंने अगुएरो का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि प्रीमियर लीग एरा के अंदर मोस्ट गोल्स फॉर अ फॉरेन प्लेयर 185 वो भी अगुएरो का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया. तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जो बात शुरू की थी सेंटर बैक पेयरिंग की, दैट वाज वैन डाइक एंड जूल्स कुंडे, तो उनकी जो पेयरिंग बन गई है उसने बहुत फायदा दिया. जूल्स कुंडे, इब्राहिम कोनाटे सॉरी, ऑलवेज अब बार्सिलोना पहुंच गए थे. बिल्कुल. अच्छा, इन दोनों नाम को मैं हर वक्त वो कर देता हूं. जी. हाँ, इन दोनों की पेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रही अल्तमश, और कोनाटे थोड़ा बहुत इंजर रहे, थोड़ा बहुत उनका मसला रहा. बेस्ट बात ये थी कि वैन डाइक जो थे वो पूरा सीजन फिट रहे. ये भी एक बहुत एक इंपॉर्टेंट बात थी कि लिवरपूल की सक्सेस में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो उनके की प्लेयर्स थे वो पूरा वक्त अवेलेबल रहे. तो उन्होंने रिजल्ट्स भी निकाले, उन्होंने टाइटल भी निकाला. और वैन डाइक के साथ बेशक जो भी पार्टनर आया, वैन डाइक का एक जो कामिक इन्फ्लुएंस है टीम के अंदर, वो उससे फिर वो साथ लेके चले पूरी टीम को. और जो सेलिब्रेशंस हुई हैं अल्तमश, वो 1 घंटा चली हैं आफ्टर द मैच. नहीं, आफ्टर द मैच कह रहे हैं, जरा दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को जो मैच के पहले से चीज स्टार्ट हो चुकी थी. जरा नजर डालते हैं कि किस तरह से एंफील्ड पे टीम बस को वेलकम किया लिवरपूल के फैंस ने बिफोर दिस मैच. Amazing welcome given to the Liverpool team by the Liverpool fans. लेकिन इसके बरक्स होने जा रहा था जब मैच शुरू होता है और पहले गोल स्पर्स का आ जाता है. डोमिनिक सोलांकी जो साबिक लिवरपूल के खिलाड़ी थे वही उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करते हैं, बट विद इन a few minutes जो है लिवरपूल का कमबैक गोल आता है, एंड देन इट वाज जस्ट वन वे ट्रैफिक एंड लिवरपूल वर extremely all over. Spurs हम कह सकते हैं, a very very dull day for Spurs out there, and thank God लिवरपूल ने मैच जीत लिया ना. जिस तरह से ये डे शुरू हुआ था एंफील्ड के ऊपर, कुछ भी उसके फर्क था तो पता नहीं क्या हाल होना था लिवरपूल में. बट अगेन द सीन्स वी जस्ट सॉ एंड वी सॉ व्हाट द सीन्स आफ्टर द मैच. जिस तरह से आपने कहा, so मेरा सवाल पहले ये बनता है, हाउ राइट डिड द लिवरपूल मैनेजमेंट गेट इन गेटिंग आर्ने स्लॉट इनटू दिस टीम? सीमलेस, फ्लॉलेस. अल्तमश देखें, जब ये इनकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे रूबन एमोरिम का नाम भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा था, और उनको इनफैक्ट अप्रोच किया था लिवरपूल की मैनेजमेंट ने. लेकिन जो एड वुडवर्ड्स थे उन्होंने ही वेंट फॉर आर्नी स्लॉट, सोल रीजन बीइंग कि जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है और जो फॉर्मेशन है वो जर्गन क्लॉप के सिस्टम को और फॉर्मेशन को सूट करती है. तो बड़ा एक इंटेलिजेंट डिसीजन था कि इस बात का मतलब ये है कि स्क्वाड के अंदर आपको मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है, कंटिन्यूएशन होगी तो उससे फिर रिजल्ट आ जाएगा. सर्जरी तो हमारे यहाँ भी होने वाली थी, फिर कंटिन्यूएशन हो गई. जी बिल्कुल उसका लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा. यहाँ वो टाइटल जीत गए, यहाँ वो टाइटल जीत के. देखिए ये फर्क होता है राइट अपॉइंटमेंट का. अच्छा, और एक और प्लेयर जिसको रिवाइटलाइज किया आर्नी स्लॉट ने, कोडी गैकपो. अल्तमश देखें, अंडर जर्गन क्लॉप उनकी इस किस्म का आउटपुट नहीं था, बिकॉज उन्होंने आर्नी स्लॉट ने उनको लेफ्ट हैंड साइड पर रिस्टोर किया, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी हॉलैंड के अंदर, और फिर उस पोजीशन से इस सीजन के अंदर उन्होंने डिलीवर किया. उनके गोल्स धड़ाधड़ आए, इस गेम के अंदर भी उन्होंने स्कोर किया. लेकिन जो मैच के बाद के जो सीन्स हैं अल्तमश, दे उन्होंने रिमेन इन मेमोरी फॉर एवर. वो 1 घंटे का जो पूरा सेलिब्रेशन थी, रेड फ्लेयर्स हमने देखे पूरे क्राउड की तरफ से. उसके बाद वो दुआ लिपा का वन किस गाना वो कॉन्स्टेंटली बज रहा था, एंड वो जो आर्नी स्लॉट ने जो वो गाना गाया है जर्गन क्लॉप के लिए, ही वाज, उसको भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से आर्ने स्लॉट ने जो है जर्गन क्लॉप को जो है ट्रिब्यूट दी मैच के बाद. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब पिछले साल तकरीबन इसी टाइम पे जर्गन क्लॉप जो है लिवरपूल छोड़ के जा रहे थे, तब उनके लिए एक फेयरवेल कह सकते हैं कि तकरीब की गई थी एंफील्ड के ऊपर, और वहाँ पे जो है उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी और उसके साथ साथ फैंस को रिक्वेस्ट किया कि वो जिस तरह से उनको एक बेहतरीन फेयरवेल दे रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने जो है नए आने वाले मैनेजर को वेलकम करना है. और उन्होंने एक चांट गाया था नए आने वाले मैनेजर जो आर्ने स्लॉट थे. अब जब आर्ने स्लॉट तकरीबन 1 साल बाद, नो वन एक्सपेक्टेड, लेकिन दैट हैपेंड, उन्होंने जो है प्रीमियरशिप जिताई लिवरपूल को, तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ट्रिब्यूट दिया जर्गन क्लॉप को.
shows that he's a very classy person. और फिर उनके लिए उन्होंने गाना भी गाया जो हमने अभी देखा है। जी लतीफ़। What a beautiful moment it was. अल्तमश एक full circle complete हुआ. Mutual admiration society दोनों की चल रही है. But इस लीग का एक थोड़ा बहुत अंदाजा आप यूँ भी देखें अल्तमश, with just 82 points on the board, Liverpool has won the title. That reflects poorly on the league as well, right? Because चाहे उनके जो competitors हैं, इसका मतलब उन्होंने ट्रबल ही नहीं किया, क्योंकि आप देखें 82 पॉइंट्स के साथ कब लीग जीतते हैं आप, मतलब पिछले चंद कुछ साल उठा के देख लें, जब भी मैन सिटी जीता है तो वो एक बड़े मार्जिन, मतलब 90s में जाके वो जीता है, बिकॉज लिवरपूल हो गया या आर्सेनल हो गया हमेशा इतना ज़्यादा ट्रबल करती थी। इस सीजन कोई उनको कंपटीशन एज सच मिला ही नहीं, बिकॉज आर्सेनल वाज रियली स्ट्रगलिंग, मतलब उनका सेविंग ग्रेस ये है कि दे आर इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, अदरवाइज तो दे हैव हैड अ पुअर सीजन इफ यू जस्ट लुक एट द लीग फॉर्म। आपने 82 पॉइंट्स की बात की, 15 पॉइंट गैप एट दिस पॉइंट एज वेल, 15 point gap with 4 matches to go. Exactly, with 4 matches to go, और वो 4 मैचेस अगर जीत भी जाता है लिवरपूल तो 94 पॉइंट्स तक मैक्सिमम हिट करेगा। 94 खैर बड़ी बात है, वो तो चलें सही है, लेकिन they were in trouble. There was no sustained pressure by any of the competitors. That is, you know, that enabled. थोड़ा सा disagree with you. There were a few matches जहाँ पे they were a bit trouble. अगर हमें याद रहो वो जो आर्सेनल वाला मैच था, चेल्सी वाला मैच था, वहाँ से कम बैक किया, फिर एक मैचेस में डार्विन नूनेज़ ने एंड में जाके 2 गोल्स किए थे, द ब्रेंटफोर्ड मैच, थोड़ा बहुत डेफिनेट रेजिस्टेंस आई है, so we can't undermine what Slot and this team have pulled off. Just because the other teams haven't been able to keep up. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैचेस में उनको प्रॉब्लम नहीं है। मैचेस में तो जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि क्लोज मैचेस हुए जो लिवरपूल ने ग्राइंड आउट किए, रिजल्ट्स के आखिरी मिनट पे विनर्स निकाले उन्होंने, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो एक सस्टेन्ड प्रेशर होता है ना फ्रॉम अ कंपेटिटर फ्रॉम द नंबर 2 पोजीशन के जो क्लोज रन होती है, कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, हारे तो अगली टीम रेस में आगे निकल जाएगी, उस किस्म का प्रेशर नहीं मिला। दे हैव बीन नंबर 1 सिंस फॉरएवर, मतलब शुरू से ही नंबर 1 ही रहे और आखिर में जाके इजीली 82 पॉइंट्स के साथ लीग जीत गए। तो मैं समझता हूँ देयर इज आर्सेनल जैसी टीम्स एंड स्पेशली द अदर्स मैन सिटी, इनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और अपने स्क्वाड को, अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि अगले सीजन एक सस्टेन्ड चैलेंज वो दे सके लिवरपूल को, वरना फिर यही रिपीट होगा कि जो इस साल हुआ है। फिर जिस तरह से लिवरपूल जो है वो मैन सिटी को चैलेंज देता हुआ आ रहा था पिछले सीजन्स के अंदर, एब्सोल्युटली, फिर क्लब चले गए, सिटी भी गिर गया। हां, क्लब चले गए, सिटी भी गिर गया। चलिए, ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से आके विल एक्चुअली वॉच द मैच एंड डिस्कस द मैच जो खेला गया बिटवीन लिवरपूल एंड स्पर्स, और उसके बाद विल डिस्कस द मैच बिटवीन बोर्नमथ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे बोर्नमथ थोड़ा सा अपने आप को अनलकी फील करेगा क्योंकि दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग एंड क्रिस्टल पैलेस जो उनको पुश कर रहा है। एफए कप के मैचेस हुए जिसमें क्रिस्टल पैलेस ने और मैन सिटी ने अपने मैचेस जीते एंड दे विल मीट इन द फाइनल्स ऑफ द एफए कप। विल डिस्कस द कोपा डेल रे एंड लॉट्स मोर। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। Break के बाद खुशामदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we were discussing Liverpool's 20th top flight English title, और ये तब अचीव हुआ जब उन्होंने जो है कल एनफील्ड पे स्पर्स को 5-1 के स्कोर लाइन से शिकस्त दी एंड द स्कोर लाइन कुड हैव बीन इवन मोर, बट यहाँ पे उन्होंने ब्रेक्स लगाए और हल्का हाथ रखा स्पर्स के ऊपर और उनको यहाँ पे उन्होंने जाने दिया. बट इट्स बिन अ डिजास्टर्स सीजन फॉर टॉटनहम हॉटस्पर. अभी वो 16th पोजीशन में लीग के अंदर एंड द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर देम right now is the fact that वो यूरोपा के जो हैं they're in the semi-finals. That's the only reason why I think उन्होंने and पोस्टेग्लू है उनको भी अभी तक रखा हुआ है स्पर्स की मैनेजमेंट ने. मुझे तो इनफैक्ट वो टाइम याद आ रहा है जब मरीनियो को सैक कर दिया गया था फाइनल से पहले. तो ये ना हो कि पोस्टेग्लू के साथ भी ये हो, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो. बट anyhow, let's have a look at the highlights for the match between Liverpool and Spurs, जिसके बाद लिवरपूल ने ये टाइटल एक दफ़ा फिर अपने नाम किया. 5-1 के स्कोर लाइन से लिवरपूल ये मैच अपने नाम करता है. काफ़ी हम बात कर चुके हैं लिवरपूल के ऊपर, थोड़ी सी अब स्पर्स की बात हो जाए. इस मैच के अंदर दे हैड 38% पोजेशन एंड जस्ट एन XG ऑफ 0.48 विद 3 शॉट्स ऑन टारगेट. लतीफ़, कैसे देखते हैं इनके सीज़न को आप? द फैक्ट दैट एंड पोस्टेग्लू अभी भी अपनी जॉब में हैं. लास्ट टाइम द स्पर्स बोर्ड वाज नॉट पेशेंट विद मरीनियो एट ऑल, और ये तो 16th या 17th पोजीशन पे इस वक्त टीम मौजूद है इस वक्त.
जी, अल्तमश बस उनकी गुड लक ये है कि जो तीनों टीमें हैं वो रेलेगेट हो चुकी हैं। इप्सविच भी इस वीकेंड पे डाउन हो गया, तो रेलेगेशन का थ्रेट तो खत्म हो गया, बट इट्स रियली एम्बैरेसिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल एज टॉटनहम, दोनों टीम्स के लिए टू बी इन दैट स्टेट। बट पोस्टेकोग्लू के लिए एक अच्छी बात ये है कि जो उनका सेमीफाइनल है यूरोपा लीग में, इट इज अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। इट इज आई सपोज एन ईजियर टाई देन एटलेटिको बिल्बाओ, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो अपोनेंट्स हैं, तो वो उनका बेहतर चांस है पोस्टेकोग्लू को टू रीच द फाइनल। तो दैट इज जस्ट द ओनली सेविंग ग्रेस दैट ही कैन हैव। और पूरा सीजन के शुरू में उन्होंने वो पूरी हर तकरीर में यही कहा है कि भाई आई ऑलवेज विन अ ट्रॉफी इन माय सेकंड सीजन। तो अगर वो ये सब करके दिखा देते हैं अल्तमश, तो फिर वही सिनेरियो रिपीट होगा जहां पिछले सीजन टेन हाग ने जब एफए कप जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और जो बोर्ड था उनका वो बह गया था ऑडियंस की मतलब क्राउड की उस सपोर्ट में, जो उन्होंने सपोर्ट टेन हाग के लिए शो की थी। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे स्पर्स फैंस दोबारा उसी किस्म का एक आउटपोर ऑफ लव आता है पोस्टेकोग्लू के लिए, तो क्या वो बोर्ड उतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि उनको रास्ता दिखाएं, या फिर वो फैन प्रेशर में आके इनको कंटिन्यू करेंगे? आपको ये लगता है कि ये वजह कहते हैं हर मैच के बाद जब ये हारते हैं कि हमारे पे ज़्यादा मीडिया स्क्रूटनी है कंपेयर टू डिफरेंट क्लब, जितनी हमारी इंजरीज हुई उतनी किसी की नहीं हुई है? तो भाई इंजरीज तो हो गई ना। अब इंजरीज के बाद जब सारे प्लेयर्स दोबारा फिट हो गए, तो फिर क्यों नहीं रिजल्ट्स आ रहे हैं? क्योंकि ये परफॉर्मेंस भी बहुत ही स्लगिश थी इनकी जानिब से, कोई थ्रेट ही नहीं दिया लिवरपूल को उन्होंने। एग्जैक्टली अल्तमश, इंजरीज वाली बात तो चले, मैं जनवरी फरवरी मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी एक्सक्यूज, लेकिन जब से सारे प्लेयर्स वापस आ गए उसके बाद भी कोई मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। दैट इज एन अलार्मिंग थिंग। अब देखते हैं उसमें क्या होता है सेमीफाइनल में। लेकिन इस मैच के अंदर अगर लिवरपूल की अगर हम बात करें, तो तीसरे मिनट के अंदर ही साला का एक कलर था वो हल्का सा वाइट चला गया। उसके बाद हमने देखा कि नीडलेस कॉर्नर था, डोमिनिक सोलांकी ने स्कोरिंग स्टार्ट की मैडिसन के क्रॉस से। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिया स्कोर करते हैं, साबसलाई का क्रॉस आता है, टैप इन था इजी। मैकलिस्टर का एक राइफलिंग शॉट था, वो बहुत ही एक शानदार स्ट्राइक थी उनकी। प्लस फिर हमने देखा साला भी गोल करते हैं, कोडी गैप को आल्सो स्कोर्स, उडोगी अनफॉर्चुनेटली एक और ओन गोल कंसीड कर लेते हैं। तो वो जो फिर तो उसके बाद एक सिर्फ पार्टी एटमॉस्फेयर थी, एक सेलिब्रेशन ही थी लिवरपूल को उस मैच के बाद। और फिर उस मैच के बाद जो सीन्स हुए वो सब तो हमने देखे भी, डिस्कस भी किए। बट स्पर्स उनका ऑब्वियसली ये मैच को कंप्लीटली भुला के सारा फोकस अब उनको थर्सडे नाइट को रखना चाहिए, जहाँ पे उनका सेमीफाइनल होगा। और साथ साथ उनको साथ दे रहे हैं इन्हीं नंबर्स के ऊपर प्रीमियर लीग के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो दे वर प्लेइंग अवे एट द वाइटैलिटी स्टेडियम वर्सेस बॉर्नमथ, और उनका मैच एक गोल से बराबर रहता है, क्योंकि हॉयलैंड जो है बिल्कुल एंड कह सकते हैं मिनट पे सेकंड्स में जाके गोल स्कोर करते हैं, वरना ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हारने के लिए तैयार था। ये मैच एक गोल से बराबर रहता है, बॉर्नमथ वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। That goal was definitely needed by Manchester United, क्योंकि अगर हम एटलीस्ट अटैकिंग नंबर्स की इस मैच में बात करते हैं, so United were much better off than Bournemouth। अगर वो हारते तो they would have definitely felt undone by, unjust उनके साथ they would have felt, क्योंकि इस मैच में United had 62% possession playing away at Bournemouth। उसके साथ साथ XG उनकी 2.52 थी, and they had 6 shots on target। बोर्नमथ का सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था और वो गोल हो जाता है। उसके साथ लतीफ़ के जो फेवरेट कीपर हैं केपा अजीबरागला, वो जो है 5 सेव्स थे उनके इस मैच के अंदर। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं? अरीज़ाबालागा अल्तमश, ये स्पेन के कीपर है, अभी भी चेल्सी की बुक्स के अंदर है, लोन में खेल रहे हैं बोर्नमथ में, इसलिए मैंने कहा आपके फेवरेट कीपर हैं। मुझे तो उनका वो याद है कि जब मरीचो सारी उनको पेनल्टी शूट आउट के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और उनको बुला रहे थे और उन्होंने आने से मना कर दिया था, रिफ्यूज टू लीव द फील्ड। आई वाज यंग आल्सो एट दैट टाइम, 2017 2018 की बात है ये। इसीलिए तब से वो क्लब हॉपिंग किए जा रहे हैं, कहीं सेट नहीं हो पा रहे, कहीं नहीं सेट हो रहे हैं। इनफैक्ट इस मैच की अगर अल्तमश बात करें तो वो पूरा मैच का कम्प्लेक्शन जो चेंज हुआ वो उस रेड कार्ड के बाद हुआ मेरे हिसाब से। इवान नील्सन को जो 70th मिनट के ऊपर जो रेड कार्ड मिला, उसमें ये था कि उनकी इंटेंट नहीं थी। येस डेफिनेटली इट वाज अ स्लाइडिंग टैकल, वो थोड़ा ज़्यादा स्लिप हो गए, थोड़ा ज़्यादा उन्होंने कर दिया, इस वजह से वो वार ने फिर उनको रेफरी को कहा कि जाके आप देखें, फिर वो रेड कार्ड हुआ। इंटेंट उनकी नहीं थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम तो ऑब्वियसली वो रेड कार्ड बनता था। मे बी शायद कॉमन सेंस यूज़ करके वार उसको एक्सक्यूज़ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके अलावा यूनाइटेड का जो मेरे ख्याल से बेस्ट चांस था वो 37 मिनट पे जो गर्नाचो को एक मौका मिला था, कीपर ने अच्छा सेव किया था। उसके अलावा ओटारा को हमने देखा कि उन्होंने 70th मिनट के ऊपर एक फ्री किक हिट की थी, उस फ्री किक डायरेक्ट फ्री किक से पोस्ट पे हिट की थी, दैट वाज आल्सो क्लोज, दैट कुड हैव बीन अ गोल। बट अदर देन दैट मतलब यूनाइटेड के पास चांस थे, केपा सेव करता रहा, आखिरी में जाके दे स्टोल अ विक्ट्री आई वुड से। एंड वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक और डिफीट हो जाती यूनाइटेड के लिए had it not been for Højlund। And Højlund I believe कि अभी जो इंजरी सिचुएशन है
ही इज एब्सोल्युटली फंडामेंटल कि वो बंदा कुछ फॉर्म हिट करे, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस हिट करे, ताकि ये मिड वीक के अंदर इन द यूरोपा लीग वो डिलीवर कर सके यूनाइटेड के लिए, बिकॉज उनकी कोई रिप्लेसमेंट अभी है नहीं। तो ऑब्वियसली यूनाइटेड के भी सारे एग्स आर इन द यूरोपा बास्केट के, बस किसी तरीके से यूरोपा के अंदर आगे जाके वो जीत जाएं। और मेरे हिसाब से भी आई पर्सनली वुड लाइक टू सी अ टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनल, बहुत मजा आने वाला है अगर वो हो जाता है तो। बट ऑब्वियसली दे बोथ हैव टफ गेम्स। बॉर्नमथ ऑन द अदर हैंड दे आर कंपीटिंग फॉर द 8th स्पॉट, जहां पे दैट इज द लास्ट प्लेस फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग। इफ दे रीच दैट तो वो एक यूरोपियन प्लेस है। इट्स गोना बी अ गुड अचीवमेंट कि भाई वो यूरोप में इतने सालों बाद बॉर्नमथ खेलेगा। बॉर्नमथ की बड़ी बात ये 15 साल पहले वो लीग 4 में खेल रहे थे। Yes. What a sweet story it would be to see them in Europe next season for the supporters as well. अच्छा, मैं कई नंबर्स पढ़ रहा था सिर्फ कंपैरिजन ऑफ यूनाइटेड एंड बॉर्नमथ के जो स्टेडियम्स हैं, तो पिछले सीजन जो बॉर्नमथ का गेट मनी था वो 6.3 मिलियन पाउंड्स था। यूनाइटेड का गेट मनी था 136 point something million pounds. Whoa. That's the difference between the two teams. Yes. Yet we see how they're performing right now. एक 16 पर है, एक 8 के लिए। जी, मैमथ डिफरेंस, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन दोनों क्लब्स के रेवेन्यूज का। वो एक लंदन का एक छोटा क्लब है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है भाई, ग्लोबल एक क्लब है, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। तो सारे बजट्स का, रेवेन्यू का कोई कंपैरिजन नहीं है। बट लेकिन जो फुटबॉल का कंपैरिजन है भाई, कि फुटबॉल में बॉर्नमथ इस पूरे सीजन जो परफॉर्मेंस दी है, इस मैच में सेमेनियो ने भी स्कोर किया, और इस पूरे सीजन सेमेनियो हो गए, कर्केस हो गए, मतलब जो लेफ्ट बैक है, अब उनको लिंक किया जा रहा है हर बड़े क्लब से। एक चैलेंज है बॉर्नमथ के लिए रिटेन करना। इनफैक्ट जो उनके मैनेजर हैं आयरोला, उनको भी अब लिंक किया जाएगा समर के अंदर बड़ी जॉब्स के लिए, बिकॉज इस सीजन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिस किस्म का फुटबॉल खिलाया है उन्होंने बॉर्नमथ को। जो बॉर्नमथ के अमेरिकन ओनर्स हैं वो काफ़ी अब इन्वेस्टमेंट पंप कर रहे हैं इस क्लब के अंदर। इनफैक्ट अगले सीजन वो अपने नए स्टेडियम को भी वो आई थिंक जाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं कैपेसिटी। नथिंग कंपेयर्ड टू द बिग स्टेडियम्स, बट स्टिल वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं इस क्लब के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात हो जाए FA कप की, जिसके सेमीफाइनल्स खेले गए ओवर द वीकेंड। क्रिस्टल पैलेस ने शिकस्त दी एस्टन विला को एंड मैनचेस्टर सिटी ने हराया नॉटिंघम फॉरेस्ट को। हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ बोथ दीज मैचेस। डबल ओवर देयर बाय इस्माइल यासार, जिसकी वजह से क्रिस्टल पैलेस 3-0 से हराता है एस्टन विला को। और अब 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में क्रिस्टल पैलेस ने जो है एस्टन विला को शिकस्त दी है। एंड वी थॉट कि एक बेहतर फाइट होगी एस्टन विला की जानिब से इस मैच में, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि वो जो फॉर्म लेके आ रहे थे इस मैच के अंदर एंड जो लीग पोजीशन है दोनों टीमों की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एंड क्रिस्टल पैलेस आर नाउ इनटू देयर 3rd FA कप फाइनल एंड द फर्स्ट वन सिंस 2016। और वहाँ पे उनका मुकाबला होगा विद मैनचेस्टर सिटी, जिन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराया एक और सेमीफाइनल के अंदर 2-0 की स्कोर लाइन से। एंड मैन सिटी जो है अपना 3rd कंसेक्यूटिव FA कप फाइनल खेलने जाने वाला है। जी, कैसे देखते हैं आप इन दोनों मैचेस को? नॉटिंघम फॉरेस्ट भी इनफैक्ट अपने कुछ प्लेयर्स को मिस कर रहा था। ओला आइना नहीं थे, येट्स नहीं थे, उसके साथ हमने देखा कि 18 साल के जो सेंटर बैक थे एबट, उनको डेब्यू मिला इस गेम के लिए। तो डेफिनेटली नॉटिंघम फॉरेस्ट फर्स्ट हाफ तो टोटली डोमिनेट मैन सिटी ने किया। दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट नॉटिंघम फॉरेस्ट इन द फर्स्ट हाफ। इन द सेकंड हाफ हमने देखा कि गिब्स वाइट को 2 मौके मिले थे, उन्होंने एक बार बार भी हिट किया, एक बार उन्होंने पोस्ट हिट किया, तो वो काफ़ी क्लोज आए इक्वलाइजर के। मैं समझता हूँ कि उनको मौका मिला था सेकंड हाफ में नॉटिंघम फॉरेस्ट को, उन्होंने अच्छी फाइट दी। बट मैन सिटी 4-4-2 की फॉर्मेशन खिलाई थी। हमने देखा कि सबीनियो और उमर मार्मूश अप टॉप खेल रहे थे, एक बॉक्स मिडफील्ड थी टोटल, जिसके अंदर मतलब ग्रीलिश थे, सिल्वा थे, कोवाचिच थे, तो इस फॉर्मेशन ने मैं समझता हूँ अच्छा काउंटर किया नॉटिंघम फॉरेस्ट को, और अच्छी प्रेस थी। मतलब जो मिडफील्ड का बैटल था वो डेफिनेटली सिटी ने विन किया। बट ऐसा नहीं था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का मौका नहीं थे। इट कुड हैव बीन एन एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट कि अगर वो अपने चांसेस ले लेते सेकंड हाफ के अंदर, दे कुड हैव पुश्ड इट टू मे बी एक्स्ट्रा टाइम और मे बी कुड हैव निक्ड इट एज वेल। लेकिन बात ये है कि मैन सिटी का ये एक वर्स्ट सीजन है उनकी रिसेंट हिस्ट्री का, और इस वर्स्ट सीजन के अंदर भी दे आर इन द टॉप 4 ऑफ द प्रीमियर लीग एज वेल एज द फाइनल ऑफ द FA कप। और उसके बावजूद भी गार्डियोला ने, प्लेयर्स ने कह दिया कि ये बिल्कुल आपने नहीं सोचना है कि ये हमारा एक अच्छा सीजन रहा है। जी बिल्कुल, और कह दिया कि अगर ट्रॉफी जीत भी जाते ना, कोई ओपन टॉप बस परेड कुछ भी नहीं होगा, कोई सेलिब्रेशन वगैरह ऐसी नहीं होगी। और दूसरे मैच की अगर हम, अच्छा एक सैड सिचुएशन ये भी थी अल्तमिश के नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो फैंस थे, ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी ओकेजन थी। मैन सिटी की 5000 टिकट्स अनसोल्ड थी इस गेम के अंदर, और वेम्बली का कुछ हिस्सा जो था वो खाली नजर आया हमें, क्योंकि वो अपनी टिकट्स नहीं बेच पाए थे। वो टिकट नॉटिंघम फॉरेस्ट वालों को ही दे रहे थे बेचारे, इतने मुश्किलों से उनको मौका मिला था वेम्बली पे आने का। और अब दूसरे मैच की अगर बात करें क्रिस्टल पैलेस आस्टन विला, अल्तमिश
जो ग्लाजनर है इसने कंप्लीटली टैक्टिकली हरा दिया उनाई एमरी को, जो बैटल था ना, बिकॉज वो जो 3 मैन डिफेंस थी और प्लस आगे जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे उनका कोई जवाब नहीं था। एस्टन विला कुडंट रियली डू मच के एज इन उनका एक ही तरीका था कि भाई वो विंग से घुसते 2 वर्सेस 1 क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इस किस्म की बनाते और विंग से मतलब वो क्रॉसेस वगैरह बॉक्स के अंदर फेंकते, कुछ प्रेशर बिल्डअप होता क्योंकि थोड़ा नैरो खेल रहा था क्रिस्टल पैलेस, लेकिन वो ना कर सके ऐसा। हमने देखा असेंसियो जैसे प्लेयर को इतने कम टचेस मिले, ऑली वॉटकिंस हैड सो फ्यू टचेस ऑन द बॉल, अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट नहीं कर सकी। क्रिस्टल पैलेस ने मैं समझता हूं मैच को डोमिनेट किया है और इस्माइला सार इट वाज सच अ श्रूड डिसीजन मिड वीक वाले फिक्चर के अंदर इस्माइला सार को रेस्ट कराया था इस बड़े मैच के लिए और इस बड़े मैच में उसने डिलीवर किया। 2 गोल आते हैं, लेकिन जो एजे का जो गोल था मुझे ऑनेस्टली वो ज्यादा पसंद आया कि वो जो बॉक्स के बाहर से उन्होंने स्ट्राइक की थी और उनके जो वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स माइकल ओलिसे बायर्न म्यूनिख गए। अब बड़ी स्ट्रांगली बातें हो रही हैं कि इस समर के अंदर एजे भी क्रिस्टल पैलेस छोड़ के शायद चला जाए किसी बड़े क्लब के लिए, और वो बड़ा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अभी से रूमर्स शुरू हो गए। ओसिमन को बहुत लिंक किया जा रहा है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द मोमेंट, एंड कोनिया ऑफ कोर्स फ्रॉम। यस, कोनिया वाली डील तो होने वाली है बिकॉज वो ही इज गोना प्ले ऑफ द स्ट्राइकर, तो स्ट्राइकर की पोजीशन पे तो ऑब्वियसली एक रोल है। ये सारे फैसले अल्टीमेट तब होंगे जब यूरोपा लीग का जो सफर है मैन यूनाइटेड का वो पता चल जाए। अगर वो जीत जाते ना तो फिर ट्रांसफर किटी को एक मेजर बूस्ट मिलेगा और फिर वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। ओसिमन हो गया, एजे हो गए, ये सारी चीजें। अगर वो पैसा नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली फाइनेंशियल फेयर प्ले के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट एजे अगेन 5 गोल हैं पिछली 9 मैचेस में फॉर क्लब एंड कंट्री, रेड हॉट फॉर्म के अंदर चल रहे हैं और ही इज वन ऑफ द रीजंस कि जो क्रिस्टल पैलेस का ये सीजन रहा है। और ओलिवर ग्लासनर अल्टीमेट सच एन अंडररेटेड मैनेजर, मतलब सब कहते हैं कि भाई 3 मैन डिफेंस प्रीमियर लीग के अंदर चल नहीं सकता, उन्होंने चला के दिखा दिया। उन्होंने एफए कप के फाइनल में आ गए, प्लस जो प्रीमियर लीग के अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, दे हैव ट्रबल्ड ऑलमोस्ट ऑल द बिग टीम्स। सो ऑल क्रेडिट टू ओलिवर ग्लासनर एंड क्रिस्टल पैलेस। जैसे मैंने पहले कहा 4 कंसेक्यूटिव उन्होंने हराया है एस्टन विला को। बिल्कुल outdoing Unai Emery each time. Absolutely. और ये 120 years उनकी हिस्ट्री को हो गए, अभी तक एक ट्रॉफी नहीं जीते। अगर वो एफए कप उठाते हैं तो obviously it is going to mean more for their supporters and for that club rather than Manchester United, Manchester City, जो कि तकरीबन हर साल ही ट्रॉफीज उठाता है। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब बात हो जाए स्पेनिश के फुटबॉल की। द कोपा डेल रे, द फाइनल बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। ये जो है फाइनल बार्सिलोना जीतता है 3-2 की स्कोर लाइन से। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस इट फर्दर। हमने विजुअल्स देखे बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड एंड वहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से बार्सा ने एक दफ़ा फिर 3 कंसेक्यूटिव जो एल क्लासिकोज हैं वहाँ पे जो है उन्हें शिकस्त दी है। एंड बाकी डॉन कार्लो एंचेलोटी जो हैं उनके सितारे गर्दिश में हैं, एंड प्रीटी मच नाउ ही वोंट बी देयर एनी मोर इन द रियल मैड्रिड सेटअप। जी कैसे देखते हैं नदीफ? अगर वो डगआउट में नहीं होते अगले सीजन, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ हिज स्क्वाड, इनबैलेंस्ड है कंस्ट्रक्शन, स्क्वाड की मैनेजमेंट ने गलत की हुई है। एंचेलोटी को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर, बट दैट्स हाउ फुटबॉल इज, इट्स अ रिजल्ट्स बिजनेस। और ब्राजीलियन एफए ऑब्वियसली बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि एंचेलोटी आके उनको अगले सीजन वर्ल्ड कप में लेके जाएं। बट अगर इस गेम की बात करें, अल्टीमेटली ये 3rd फाइनल है। 2011 के अंदर भी बार्सिलोना हारा था इनफैक्ट रियल मैड्रिड से कोपा डेल रे। 2014 में कोपा डेल रे में हारा था फाइनल के अंदर। ये 3rd फाइनल था जो बार्सिलोना जीता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो और एम्बापे की जो परफॉर्मेंस थी अल्टीमेटली ही ओवरटोक रोनाल्डो टू बिकम डेब्यू सीजन के अंदर मोस्ट गोल्स करने का जो रिकॉर्ड था उन्होंने अपने नाम किया। रोनाल्डो का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। फर्स्ट डायरेक्ट फ्री किक थी इस गेम के अंदर जो उन्होंने अपने करियर की स्कोर की है, और वो डेफिनेटली कीपर की साइड पे बॉल थी और उनको कॉर्नर में मारी थी, लेकिन वो कीपर साइड, कीपर को डेफिनेट ब्लेम जाते हैं कि उसको रोकना चाहिए था, इट वाजंट ओवर द वॉल और समथिंग लाइक दैट। लेकिन रेफरीज अल्टीमेटली इस गेम से पहले इतना ज़्यादा स्पॉटलाइट में था कि आपको पता है कि जैसे फ्लोरेंटिनो पेरेस कह रहे थे कि शायद वो प्री मैच में जितनी फॉर्मेलिटीज थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी नहीं हुई। देयर वाज दिस थ्रेट कि वो मैच में रियल मैड्रिड शो अप ही ना करें, बिकॉज रियल मैड्रिड टीवी ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था दोनों रेफरीज को, और वार बूथ में भी जो होते हैं। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो रेफरी थे वो इनफैक्ट रोए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मेरी फैमिली को और मुझे इतना अब्यूज़ हो रहा है इस रियल मैड्रिड की इस प्रोपेगेंडा की वजह से।
बहरहाल तो लेकिन इस गेम के अंदर अल्टीमेटली आई सपोज जो रेफरी मेड द राइट कॉल्स, हालांकि इतना ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। एक सेकंड हाफ के इंजरी टाइम के अंदर हमने देखा जो एक पेनल्टी थी रफीनिया को, असेंसियो ने वो फाउल किया था, वो वार बूथ पे जाके उन्होंने फिर देखा और फिर वो पेनल्टी नहीं मिली, तो गेम उसके बाद हमने देखा एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर जाती है। उसके बाद एक और मौका था, हमें समझता हूँ रियल मैड्रिड के लिए, उन्होंने हल्का हाथ रखा कि चुआमेनी का एक फाउल था ऑन डानी एल्मो, वो रेड कार्ड हो सकता था, उसको सिर्फ उन्होंने येलो दिया। प्लस एक कॉर्नर था जहां पे जो सेबायोस थे वो कुबारसी की शर्ट इतनी शिद्दत से पुल कर रहे थे और जमीन पे गिरा रहे थे उनको, लेकिन रेफरी चोज टू इग्नोर दैट एज वेल। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं था कि रियल मैड्रिड की कोई इसके साथ कोई ज्यादती हुई है वगैरह, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने जो इतने अगली सीन्स देखे कि जहां पे रूडिगर बर्फ फेंक रहा है रेफरी के ऊपर और वो राइटली रेड कार्ड हुआ, बेलिंगम को रेड कार्ड हुआ, वास्केस को भी रेड कार्ड हुआ। मतलब वो क्या था भाई, मतलब आप फेयर एंड स्क्वायर हारे हो, आपकी परफॉर्मेंसेस बुरी थी। वो थर्ड गोल जो कुंडे का विनर था, इट वाज अ स्ट्रे पास बाय मॉड्रिच और वो ब्राहिम डियाज को पता ही नहीं था कि पीछे से वो आ रहे हैं, कुंडे आ रहे हैं, तो बैक ऑफ कर रहे थे, अचानक से कुंडे ने उससे बॉल छीनी, आगे गोल कर दिया। तो इसमें रेफरी का तो कोई कसूर नहीं था, आपकी खुद की परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच डिलीवर नहीं कर सकते और फिर आप ये डिफ्लेक्ट करते हैं अपनी हार को बाकी रेफरीज के ऊपर और बाकी थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। तो मतलब ऑब्वियसली रियल मैड्रिड नीड्स इंप्रूवमेंट इन द समर। और इस गेम के अंदर अल्टीमेटली फरान टोरेस का भी जो गोल था, जो 1-on-1 विद कोर्टुआ, उन्होंने सेकंड हाफ के अंदर जो इक्वलाइजर था आफ्टर चुआमेनीज गोल, तो वहां पे कोर्टुआ की गलती थी कि वो इतना ज्यादा, किसने उनको कहा था कि भाई बॉक्स के बाहर आ जाओ, और फिर आसान डिसीजन हो गया फरान टोरेस के लिए, उन्होंने बीट किया कोर्टुआ को, इजी गोल हो गया वो। तो रियल मैड्रिड मेड अ लॉट ऑफ अनफोर्स्ड एरर्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। डिफिकल्ट डेंजरस एरियाज के अंदर उन्होंने पोजेशन टर्नओवर की, तो भाई फिर ऐसी आप हरकतें करेंगे तो सफर तो आपने फिर 100% करना ही है। आई मीन हांजी फ्लिक गॉट अ लॉट राइट इन दिस गेम, जहां पे मैं समझता हूं कि जो जेरार्ड मार्टिन जो उनके लेफ्ट बैक थे, एक वीक स्पॉट था, उनको उन्होंने निकाला। उसके बाद वो गावी को लेकर आते हैं, उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर फर्मीन लोपेस के पास ही मौके थे। they were the more energetic team, they deserve to win, they were the better sides। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड की जगह बार्सिलोना ही कोई गोल निकालेगी, बिकॉज इस गेम के अंदर ओपन प्ले से कोई गोल नहीं स्कोर किया रियल मैड्रिड ने। वो एक गोल फ्री किक से आया, एक गोल कॉर्नर से आया था चुआमेनी ने, when he rose above his marker and got the goal। So Barcelona, I think, completely dominated and got a deserved victory। And not just this time, 3 times in a row now over Real Madrid, definitely। और सबसे जो खूबसूरत बात इस मैच की ये थी अल्टीमेट कि देखिए ला लीगा में और कोपा डेल रे में फर्क ये होता है कि दोनों यहाँ इस मैच में दोनों के पास इक्वल शेयर ऑफ टिकट्स थी, तो आधा स्टेडियम रियल को सपोर्ट करता, आधा स्टेडियम बार्सिलोना को सपोर्ट करता। ला लीगा में तो जाहिर है जिसका होम होता है मेजोरिटी उसी के फैंस होते हैं और फिर ऑपोजिशन फैंस बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस मैच की खूबसूरती यही थी कि दोनों साइडें अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बैक कर रही थी। बिल्कुल सही, आपने बात की खूबसूरती की, तो खूबसूरती की बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें स्कॉटिश प्रीमियरशिप में आपकी फेवरेट सेल्टिक ने 55th टाइम जो है अपना टाइटल जो है अपने नाम किया, और दे वर प्लेइंग अवे एट डंडी यूनाइटेड, वहाँ पे वो जीतते हैं और उनके फैंस वेट कर रहे थे सेल्टिक पार्क में, और जैसे ये मैच वो अपने नाम करते हैं बिफोर इवन द गेम्स आर स्टिल लेफ्ट इन द स्कॉटिश प्रीमियर लीग, लेकिन इस दफ़ा जल्दी उन्होंने ये जीत लिया है और उन्होंने सेल्टिक पार्क के बाद काफ़ी सेलिब्रेशंस की। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। बड़ी नाइस कोइंसिडेंस के दो टीमें जिनका एंथम हम कह सकते हैं यू विल नेवर वॉक अलोन है, उन दोनों टीमों ने इस वीकेंड पे जो है अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स अपने नाम की। पहले हमने बात की लिवरपूल की, और अब सेल्टिक का भी जो मेन एंथम है वो यही है, यू विल नेवर वॉक अलोन। उन्होंने भी जो है टाइटल इसी वीकेंड जो है अपने नाम कर लिया। सो जाने से पहले नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स के इस वक्त यूरोप की टॉप लीग्स हैं, उसके अंदर क्या सूरत हाल है टेबल्स के ऊपर। एंड प्रीमियर लीग के अंदर लिवरपूल हैव ऑलरेडी वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, आर्सेनल जो है दे आर एट नंबर 2, एंड फर्स्ट टाइम होगा प्रीमियर लीग हिस्ट्री में कि कोई टीम 3 दफ़ा कंसेक्यूटिव जो है वो नंबर 2 पे फिनिश करेगी। उससे पहले भी आर्सेनल ने ही ये किया था बिटवीन 98 एंड 2001। उनके बाद है न्यूकासल यूनाइटेड। तो इस वक्त जो फाइट चल रही है यूरोपियन प्लेसेस की बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 7, काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है ये, लेट्स सी हाउ दैट गोज़। अदरवाइज बॉटम हाफ के अंदर ऑलरेडी ये 3 टीमें जो हैं वो रेलीगेट हो चुकी हैं, साउथहैम्पटन, लेस्टर सिटी एंड इप्सविच टाउन। उनकी जगह प्रीमियरशिप से अब चैम्पियनशिप से रादर लीड्स एंड बर्नले कंफर्म हो चुके हैं, दे आर कमिंग इनटू द प्रीमियर लीग। और तीसरी टीम कौन सी होगी वी विल फाइंड आउट वंस द प्लेऑफ्स टेक प्लेस इन द चैम्पियनशिप। एंड इन स्पेन बार्सा एंड रियल मैड्रिड, उन दोनों के दरमियान 4 पॉइंट्स का फ़र्क है। लेट्स सी अब जो
5 मैचेस रहते हैं उसमें क्या सूरत हाल बनती है, बट सो फार बार्सिलोना हैव गॉन ट्रम्प्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड थ्रू आउट दिस सीजन. एंड इन इटली अ ट्विस्ट इन टेल, नेपोली ने अपना मैच जीता ओवर द वीकेंड. इंटर मिलान अपना मैच हारता है रोमा से, जिसकी वजह से अब यहाँ पर 3 पॉइंट का गैप हो चुका है और 4 मैचेस अभी बाकी हैं इटालियन सीरी आ में. एंड ओवर इन जर्मनी बायर्न म्यूनिख जो है अब सिर्फ 3 मैचेस की दूरी पर है एंड दे विल मोस्ट प्रोबेबली इन फैक्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी लिफ्ट द टाइटल वंस अगेन, जो पिछले साल वो नहीं जीत सके थे क्योंकि लेवरकूसन ने आके उनकी पार्टी जो है वो स्पॉइल कर दी थी. एंड लेट्स हैव अ लुक एट द यूरोपियन न्यूज़पेपर्स, किस तरह से उन्होंने वीकेंड एक्शन कवर किया है. कमिंग अप ऑन आवर स्क्रीन्स, मिरर स्पॉट इनके फ्रंट पेज पर है लिवरपूल एंड दे आर सेइंग पूल पार्टी. एंड स्टार स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज पे अगेन लिवरपूल एंड सेलिब्रेट, दैट्स अ नाइस वन, सेलिब्रेट. एंड सन स्पोर्ट के ऊपर यू गॉट आर्ने स्लॉट, चैंपियनी, ओले ओले ओले. And you've got the Times इनके front page पे again it's Mohamed Salah, the king of England, the kings of England. And Daily Express, they also have Liverpool having major chunk of their spread. Take it as read. Telegraph के front page पे Mohamed Salah with the selfie of his teammates back on their perch. This is basically a play on words जो सर एलेक्स फर्गसन ने कहा था कि वो उनको अपने पर्च से वो हटा देंगे. एंड टाइम्स के फ्रंट पेज पे, गार्डियन के फ्रंट पेज पे you've got again लिवरपूल. तो तमाम इंग्लिश अखबार जो हैं वो यही कवर कर रहे हैं, बैक ऑन द पर्च. इंडिपेंडेंट के फ्रंट पेज पे वही तस्वीर जो गार्डियन ने लगाई. एंड ये है स्पेन का अखबार फ्रॉम मैड्रिड, मार्का, एंड फ्रंट पेज पे you've got कार्लो एंचेलोटी. एंड यहाँ पे ये डिस्कशंस हो रही हैं कि अब ये ज़्यादातर इस क्लब का हिस्सा नहीं रहेंगे. जबकि मंडो डेपोर्टिवो दे आर कवरिंग बार्सिलोना, ये भी स्पेन का अखबार है, एंड दे आर कवरिंग द फैक्ट दैट बार्सा हैव वन द कोपा डेल रे, सुपर बार्सा. एंड ला गजेटो डेलो स्पोर्ट, ये इटली का अखबार है, इनके फ्रंट पेज पे है नेपोली. एंड ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द आवर स्कॉट मैकटोमिनी जो इनके लिए खूब गोल स्कोर कर रहे हैं. और नेपोली हैव गॉन ऑन टॉप ऑफ द सीरिया आ. लेफ्ट पे यू गॉट Inter Milan and they are number 2 at the moment. So the interesting battles now remain in Serie A and La Liga. So let's see what happens over there. लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया. क्विक प्रेडिक्शंस मिड वीक में क्या देख रहे हैं आप? ओह इंटरेस्टिंग अल्तमिश, मुझे लग रहा है बार्सिलोना इंटर मिलान को हरा देगा और दूसरा वाला जो फिक्सर है दूसरा सेमीफाइनल PSG Arsenal. PSG Arsenal, वो How can you? I mean नहीं, I see PSG just doing enough to beat Arsenal. On the whole मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना वर्सेस PSG फाइनल. And the revenge of the Ramondetta. Yes, वो जो हुआ था. बिल्कुल 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 बिल्कुल. And in the Europa? इन द यूरोपा टॉटनम बोडो ग्लिम्ट को हराएंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड एथलेटिको बिलबाओ का मैच टफ है. मुझे अनफॉर्चुनेटली बिलबाओ वर्सेस टॉटनम फाइनल नजर आ रहा है. आई डोंट सी मैनचेस्टर यूनाइटेड बीटिंग बिलबाओ. चलें, होपफुली अब यहाँ से सेफली निकल सकें given the fact that the amount of United fans we have over here and outside. So. True. Thank you so much for being on the program. My pleasure. And आप सबका बहुत शुक्रिया. Thank you for joining us on the program as well. Enjoy all the top action on PTV Sports of all the sports, all your favorite sports. और इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, take care, good night and Allah Hafiz for now.